हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी कुमार और स्वागत करता हूं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, और उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके एक भी क्वेश्चन जो है आपको इस एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ठीक है, जितने भी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके परीक्षा में, जो आपके एग्जाम में आने लायक है, मैं आपको उस सारे क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वीडियो में मैं आपको सब कुछ कवर करवा दूंगा। ठीक है, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है, और एक बार में मैं पूरा चैप्टर भी समझा दूंगा और एकदम क्लियर समझाऊंगा। ठीक है, तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और फायदेमंद लगेगा तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक भी करें, और नीचे आपको कमेंट्स में जो है आपको बताना है, ठीक है, अपनी राय। और एक चीज और, कि आपको जो है इस वीडियो को पूरा एकाग्रता से देखना है और शुरू से लेकर के लास्ट तक बैठ करके देखना है, और अपने नोट्स जो है वो साथ साथ बनाते चलना है, और शांति से दिमाग खोल करके समझिएगा, और बस इतना ही आपको करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस है क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर से, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो लिया है यूक्लिड विभाजन के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर लिया है? यूक्लिड विभाजन के ऊपर क्वेश्चन लिया है। और सबसे पहली बात दोस्तों याद रखना है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये क्या करता है, इससे ये क्वेश्चन जो है वो अलग अलग वैरायटी के बनते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ से एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि जो यूक्लिड विभाजन है, इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, इसका यूज करके हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ जिसको बोलते हैं मॉसो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है, इसकी मदद से हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इस चीज में मैंने लिखा भी है कि यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम होता है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होता है, ये किस चीज में यूज करते हैं। तो देखिए, इस एल्गोरिथम का उपयोग जो है वो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम इस प्रकार से लिखते हैं, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर, इस प्रकार से लिखते हैं इसको हम, कि जो इसमें फॉर्मूला होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसी फॉर्मूले को हम सिस्टमेटिक स्टेप्स का पालन करते हैं, और इसी स्टेप्स और अच्छे से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, और लास्टली हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिलता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का को याद रखना है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है, वो होता क्या है, उसका सूत्र क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। और इसका यूज क्या होता है दोस्तों? तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका यूज क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। हम आगे बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो उसको किस प्रकार से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जो नीचे संख्या दिया गया है, उन सभी संख्याओं का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और किसकी यूज से निकालना है, किसकी हेल्प से निकालना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की हेल्प से निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या है दोस्तों, क्वेश्चंस में इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन है इसमें 135 और 225, और दूसरा क्वेश्चन में है 867 और 255। ठीक है, 867 और 255 ये दूसरा क्वेश्चन है। तो एक एक करके हम बात करेंगे इसमें। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है क्या, 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे, किसकी मदद से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, उस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहली बात, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 135 और 225 का निकालना है, तो 135 और 225 को पहले अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, वो अलग मेथड है। सबसे पहले आपको 135 और 225 में ये आपको जज कर लेना है कि कौन संख्या छोटा है और कौन संख्या बड़ा है। ठीक है, कौन संख्या छोटा है और कौन संख्या बड़ा है। तो देखिए, आप इजीली समझ सकते हैं कि 135 लिखा हुआ है और दूसरा 225 लिखा हुआ है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है? 225 लिखा हुआ है। तो कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, तो आप समझ जाएंगे 225 बड़ा है, 135 छोटा है। तो जो बड़ा संख्या होगा ना, उसको पहले लिखना है और बाहर लिखना है। ठीक है, कहाँ लिखना है? बाहर लिखना है, उसको ए मान के चलना है। मैंने आपको फॉर्मूला में क्या बताया था?
मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में a जो है यानी कि जो पहले जो है लिखा हुआ a, उसको बड़ी संख्या को मान के चलना है। तो ये एक दो जो 225 है उसको a मान लेंगे, और जो छोटी संख्या इसमें 135 इसको b मान लेंगे। ठीक है, और जो q और r है ये हमको अपने से सोचना पड़ेगा कि q और r हम ऐसा सोचें जिससे हमें ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहली बात कि ए और बी का मान आपको पता चल गया होगा कि क्या होगा, 135 और 225 में ए क्या होगा और बी क्या होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है 225 को बाहर लिखना है और 135 जो है वो अंदर रहेगा। ठीक है, 225 बाहर रहेगा और 135 अंदर रहेगा। अब 135 को हमने क्या किया है, एक से गुना किया, यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि a इज इक्वल टू अगर बी क्यू प्लस आर है तो यहाँ पे a कितना हो गया है 225 और b क्या हो गया 135, और q की जगह पे यहाँ पे कितना है 1 है, q की जगह पे 1 है, मतलब 135 में मैंने 1 से गुना किया है और कितना ऐड किया है तो 90 ऐड किया है। ठीक है, कितना ऐड किया है 90 ऐड किया है, तब जाकर के ये कितना पड़ गया 225 पड़ गया, 225 पड़ गया। अब जब इसको करिएगा 135 में 1 से गुना करिएगा 135 ही आएगा, उसमें 90 ऐड कीजिएगा तो कितना जाएगा 225 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो 90 है लास्ट में जो 90 है, ये जो 90 है इसको बोलते हैं ये पे क्या है भागफल है। ठीक है, सॉरी शेषफल है। ये जो 90 आ रहा है ना, ये जो 90 है, ये 90 जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, ये जीरो के इक्वल नहीं है। और जब जीरो के इक्वल नहीं रहेगा, ये लास्ट में हमको क्या लाना है, जीरो लाना है। ठीक है, हमारा अप्रोच यही होगा कि लास्ट में जो है हम जीरो लाए। तो ये 90 जो है वो जीरो नहीं आया है, 90 जो है वो जीरो नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हम आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे 135 है, ठीक है, जो 135 है उसको बाहर कर देंगे और 135 की जगह पे 90 आ जाएगा, और बीच वाले के साथ कुछ नहीं करना है। ठीक है, बीच वाले के साथ कुछ नहीं करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, समझिए ध्यान से, पहले हमने 225 को बाहर रखा, 135 को अंदर रखा और 1 से गुना किया और 90 जोड़ दिया, 225 आ गया। अब उसके बाद 135 को हमने बाहर कर दिया, और क्योंकि 90 जीरो नहीं था, नहीं हुआ। अब उसके बाद हमने क्या किया, 135 की जगह पे 90 को लिख दिया, और 90 को 1 से जब गुना करेंगे तो 90 ही आएगा, और 90 में 45 जोड़िएगा तो 135 आ जाएगा। अब 135 तो आ गया, लेकिन चूंकि 45 जो है वो जीरो नहीं आया है, 45 यानी कि लास्ट में हमको जीरो लाना है, और ये चीज तब तक करते रहना जब तक कि लास्ट में जीरो नहीं हो जाता। 45 जीरो नहीं आया है तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, और जब एक स्टेप और आगे जब बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, अब हम 45 को जो है ना, इसमें जो है ना 90 को बाहर कर देंगे। 90 को जब बाहर करेंगे तो 90 की जगह पे कौन आ जाएगा, ये लास्ट में से 45 आ जाएगा। अब 45 को कितनी बार गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा, तो 45 को 2 बार 2 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, उसमें जीरो जोड़ेंगे तो मतलब कि ये अब ये 90 पुर गया है और लास्ट में जीरो भी आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि शेषफल जीरो आ गया है, और चूंकि जब शेषफल जीरो आ गया है तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, जब चूंकि शेषफल जीरो आ गया है इसलिए जो अंतिम में जो भाजक है, यानी कि अंतिम भाजक यहाँ पे 45 है। ठीक है, कितना है 45 है, तो जो अंतिम भाजक है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो 45 ही जो है वो हमारा क्या है, HCF है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो HCF है 135 और 225 का वो कितना है, 45 है। आप समझ गए होंगे कि 45 कैसे है। चलिए, तो इस प्रकार का और भी क्वेश्चन है, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है 867 और 255, 867 और 255, इसका जो है आपको HCF निकालना है, और इसी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके निकालना है। तो आपको सिंपल टेक्निक आपको याद कर रखना है कि मैंने क्या बोला था कि जो बड़ा संख्या होगा उसको बाहर रखना है, जो छोटा संख्या होगा उसको अंदर रखना है, और ऐसा संख्या सोचना है जिससे हम गुना करें, और ऐसा संख्या सोचना है जिसमें हम उसमें ऐड करें तो वो संख्या आ जाए जो बाहर लिखा हुआ है। 867 लिखा हुआ है, मतलब 255 को हमने क्या किया, यहाँ पे 3 से गुना किया है, 3 से मल्टीप्लीकेशन किया है, और 102 को इसमें मैंने क्या किया है, ऐड किया है, तब जाकर के कितना पुर गया है, 867 पुर गया है। उसके बाद चूंकि यहाँ पे 102 जो है वो जीरो नहीं आया है तो हम स्टेप्स और आगे बढ़ाएंगे और 255 को बाहर कर देंगे। तो 255 को हमने बाहर कर दिया है, ठीक है, और 255 को बाहर कर दिया है, और 255 की जगह पे लास्ट वाले से आएगा, लास्ट वाले से, बीच वाले का कुछ नहीं करना है। लास्ट वाला जो 102 लिखा हुआ है वो 255 की जगह पे आ जाएगा। अब 102 को हम क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे और कितना ऐड करेंगे, ये सोचना है आपको। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 से गुना किया है और 51 जोड़ा है, तो कितना पुर गया है, 255 पुर गया है। तो चूंकि 51 जो है वो भी जीरो नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे और स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे, तो 102 आप बाहर आ जाएगा, और 102 की जगह पे लास्ट वाले यानी कि 51 जो है वो आ जाएगा 102 की जगह पे। अब 51 को 2 से जब गुना करिएगा तो कितना जाएगा, 102 आ जाएगा, और तब हमको लास्ट में जीरो लिखना पड़ जाएगा, जीरो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 102 तो पुर गया है। तो चूंकि यहाँ पे शेषफल जीरो आ गया है तो लास्ट में जो भाजक आया है चूंकि कितना है 51, तो यही 51 हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो आप समझ गए होंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, शेषफल जीरो आ गया है, शून्य आ गया है, इसलिए अंतिम जो भाजक है, अंतिम भाजक यहाँ पे क्या है,
51 है, तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो HCF होगा 867 और 255 का कितना होगा, 51 होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया है। अब देखिए आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ, तो ये क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये क्वेश्चंस के अलावा अगर आपके एग्जाम में आता है तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके लिए है 196 और 38,220, आपको ये क्वेश्चन बना करके रखना है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन बना के रखना है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, 196 और 38,220 ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है 420 और 130, इसका भी आपको मौसा निकालना है, HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लाया हुआ है 1540 और 252, इसका भी आपको HCF निकाल के लाना है, निकाल के रखना है। और इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको नीचे बताना है कमेंट में कि जो पहला अब मैंने आपको अभ्यास के लिए प्रश्न जो दिया है 196 वाला क्वेश्चन जो है 196 और 38,220 है, इसका क्या आया है HCF, और 420 और 130 का क्या आया है HCF, और 1540 और 252 का HCF क्या है, इसका आंसर जो आपको नीचे कमेंट में बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे ही है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है, क्योंकि मैं ये एक्चुअली में लेमा है क्या, देखिए जो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का होता है वो क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसका उपयोग करके हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग करके हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। और यह बताता है, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला होता है मैंने आपको पहले बता दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ये जो आर का जो मान होता है, ये आर का मान में कंडीशन होता है कि आर का मान जो होगा ना, यहाँ पे जो आर का मान होगा वो कहां से कहां तक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आर का जो मान होगा वो बी के इक्वल हो सकता है, और बी से बड़ा, बी आर का जो मान है वो बी के इक्वल हो सकता है और बी से बड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब भी होगा वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, आर का मान जो होगा वो 0, जो कि यहाँ पे मिस्टेक्स है, आर का मान जो होगा वो 0 हो सकता है, और उल्टा लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर का मान जो है, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आर का मान जो है वो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से जो है वो क्या होगा, छोटा होगा। आर का मान जब भी होगा वो या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, या बी से छोटा होगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ गए कि आर के मान में क्या कंडीशन है, कि जो आर का मान होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें यही चीज है कि इसका ही यूज करके जो है यूक्लिड विभाजन लेमा का यूज करके हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यह बताता है कि क्या ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान हमने बता दिया है कि आर का मान जो होगा वो 0, आर का जो मान होगा वो क्या क्या हो सकता है, तो आर का मान जो है, जो आर का मान है वो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन वो जब भी होगा वो बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्या होगा, बी से छोटा होगा, बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इससे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकता है, और क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा उसको समझिए। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा उसको समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा आपके एग्जाम में, ये पूछा जाएगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक को सिद्ध करने के आधार पर आपको क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा इस प्रकार से कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है दोस्तों, इसमें ये बोला जा रहा है कि आपको ये पूछा जाएगा कि कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक होता है वो किस रूप का होता है, या तो 4q या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां पे q एक पूर्णांक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान से समझना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है दोस्तों, आपको फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उसका फॉर्मूला क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये था, जहां पे r का मान जो है वो 0 हो सकता है और b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, b से छोटा होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आपको ये शो करना है कि जो विषम पूर्णांक है वो 4q प्लस 1 के रूप का होता है या फिर 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो q के साथ लिखा रहेगा, क्योंकि देख सकते हैं b और q दोनों साथ में है। ठीक है, तो जो q के साथ रहेगा वो b का मान होगा, आप समझ रहे होंगे, जो q के साथ होगा वो b का मान होगा, क्योंकि q के साथ यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में 4 है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो b का मान होगा वो 4 होगा, और उसको मानना है, क्या करना है, मानना है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया है, माना कि b बराबर क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे b बराबर मैंने क्या मान लिया है, b बराबर 4 मान लिया है। ठीक है, पहले स्टेप में मैंने क्या किया, b बराबर 4 मान लिया है। क्यों माना है, क्योंकि
क्यू के साथ कितना लिखा हुआ था, 4 लिखा हुआ था, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा था। तो जो क्यू के साथ लिखा रहेगा वो बी का मान होगा। तो यहाँ पे क्यू के साथ कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो मैंने बी बराबर 4 मान लिया। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि आर का मान जब भी होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। तो जो भी बी का मान होगा उसी से डिसाइड होगा हमारा आर का मान। तो जो बी का मान होगा वो बी के मान को छोड़ करके बाकी उससे जो छोटा संख्या जितना भी होगा, निगेटिव खाली छोड़ करके, तो उसमें जितना भी संख्या होगा वो सारा का सारा जो होगा किसका मान होगा, आर का मान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम समझ सकते हैं कि आर का मान क्या क्या हो सकता है। देखिए तो आर का मान क्या क्या हो सकता है, तो बी से जो छोटा छोटा, बी से जो भी वैल्यू छोटा होगा, जैसे बी से छोटा क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 4 से छोटा 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो आर का मान होगा वो क्या क्या हो सकता है, आर का मान 0, 0, 1, 2 और 3 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक हर एक केस में एक वैल्यू रखेंगे, 0 रख के चेक करेंगे, 1 रख के चेक करेंगे। इस प्रकार से हम अलग अलग समीकरण बनाएंगे। देखिए तो सबसे पहले केस में मैंने क्या किया है, केस 1 में हमने क्या किया है, आर की वैल्यू को 0 लिया है। ठीक है, आर की वैल्यू को 0 लिया है। तो जब आर की वैल्यू को 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। ये क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए बराबर, और बी की जगह पे क्या है, 4 है और क्यू है, 4 क्यू हो जाएगा, प्लस आर की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, तो 4 क्यू प्लस 0 क्या होगा, 4 क्यू ही होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 क्यू। ठीक है, तो इसको एक समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, एक समीकरण 1। तो चलिए, तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 में क्या करेंगे, हम देखिए केस नंबर 2 में क्या करेंगे, आर की वैल्यू को मैंने पहले 0 माना था, अब 1 मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, हम 1 मानेंगे। तो यहाँ पे मैंने माना है, यहाँ पे मैंने माना है कि जो केस नंबर 2 में क्या बना, आर की जगह पे 1 रखेंगे। ठीक है, तो जब आर की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आर की जगह पे जब 1 रखा तो क्या गया, 4 क्यू प्लस 1 आ गया है। ठीक है, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बी क्यू प्लस 1 होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए बराबर बी की जगह पे 4 है और क्यू प्लस आर की जगह पे 1 ले रहे हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस प्रकार से हो रहा है। तो केस नंबर 2 में हमने क्या किया, आर की जगह पे 1 ले लिया। तो जब मैंने ये सब लूंगा तो क्या बनेगा, ए बराबर 4 क्यू प्लस 1 बनेगा। अब यहाँ पे 4 क्यू प्लस 1 है, तो ये जो संख्या है वो 2 से विभाज्य नहीं है। तो अतः यह जो विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से जो है वो डिविजिबल नहीं है। अब केस नंबर 3 में हम क्या लेंगे, आर की वैल्यू 2 ले लेंगे। तो आर की वैल्यू जब 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। अब जब इसमें से देख सकते हैं कि जब 4 क्यू प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। और यह संख्या जो है वो 2 से भाज्य है, 2 से डिविजिबल है। अतः हम बोल सकते हैं कि यह जो है वो सम धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। अब अगले केस में हम क्या लेंगे, केस नंबर 4 में आर की वैल्यू को 3 रखेंगे। जब आर की वैल्यू को 3 रखेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और यह संख्या जो है वो 2 से भाज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 क्यू प्लस 3, क्योंकि 4 और प्लस 3 ऐड करके कितना आएगा, 7, और 7 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। चूंकि आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि चूंकि विषम धनात्मक पूर्णांक है, चूंकि विषम धनात्मक पूर्णांक जो है वो केवल जो है 4 क्यू प्लस 1 है और 4 क्यू प्लस 3 है। ठीक है, 4 क्यू प्लस 1 है, 4 क्यू प्लस 3 के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ये कथन जो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि समीकरण 1 और, चूंकि अलग अलग जब समीकरण हम इसको मानेंगे, इसको समीकरण मान के भी बता देते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक एक समीकरण मान लेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे आया है केस नंबर 1 में ए इज इक्वल टू 4 क्यू, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। केस नंबर 2 में जो ए इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1 है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और जो केस नंबर 3 में जो ए की वैल्यू आया 4 क्यू प्लस 2 यानी कि 2 क्यू प्लस 1, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। और नेक्स्ट जो केस आया हमारा केस नंबर 4, इसमें जो आया है समीकरण जो आया है इसमें ए इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 3, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। तो इस प्रकार से आपको किस किस समीकरण को देखने से आपको पता चल रहा है कि वो 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 के रूप का है। तो 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 के रूप का कौन है, एक समीकरण 2 है और समीकरण 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 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 2 और समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 4 से, दो ही ना, समीकरण 2 और समीकरण 4, समीकरण 2 समीकरण 4 से पता चलता है, समीकरण 2 समीकरण 4 से पता चलता है कि कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक होगा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर है, तो वो किस रूप का होगा, या तो 4 क्यू प्लस 1 के रूप का होगा या फिर 4 क्यू प्लस 3 के रूप का होगा। किस रूप का होगा, 4 क्यू प्लस 3 के रूप का। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से है। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे कि यूक्लिड डिवीजन जो लेमा होता है इसका किस प्रकार से यूज करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ इसका नोट भी आपको तैयार करते चलना है। और हाँ,
इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको वो भी पूछ सकते हैं। और नीचे जो है आपको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए आपके, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पर आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट जो अपडेट आपको वो मिलता रहे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें आपको ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा मेथड चेंज है, टाइप चेंज है। इसमें आपको क्वेश्चंस वही है, अप्रोच वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस का लैंग्वेज चेंज है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m का रूप का होता है या फिर 3m+1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर ही क्वेश्चन है। बट बशर्ते फर्क क्या है इसमें फर्क है कि जो a इक्वल टू BQ पढ़े हैं, यहाँ पे m आ गया है। क्या आ गया है? m आ गया है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, जैसे हमने बताया था कि जो भी b रहेगा या m रहेगा, जो भी रहेगा, तो यहाँ जो m के साथ लिखा रहेगा वो हमारा b का मान होगा। क्या होगा? b का मान। इसमें जो m के साथ लिखा होगा, तो m के साथ कितना लिखा हुआ है? 3। यहाँ b का मान हो गया 3। क्यों है b का मान 3? क्योंकि आप समझ गए कि m के साथ जो दिखा रहा है वही हमारा क्या होगा? m का मान होगा। तो r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है? तो मैंने आपको बताया कि जो r का मान होगा वो जब भी होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और लेकिन b से छोटा होगा। तो b का मान यहाँ पे कितना है? 3 है। तो 3 से छोटा क्या क्या होगा? 0, 1 और 2 होगा। यहाँ पे समझ सकते हैं 0, 1, 2 ये हमारा होगा r का मान। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ सकते हैं। इसमें r का मान पता चल गया है, तो अब हम एक एक करके r का मान को पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें हमें यहाँ पे जो है वो a नहीं बताना है, हमें यहाँ पे a नहीं बल्कि a का स्क्वायर बताना है। ठीक है, हमें बताना है कि किसी भी संख्या का वर्ग मतलब a स्क्वायर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? 3m के रूप का होता है या फिर 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये हमको दिखाना है कि किसी भी संख्या का वर्ग मतलब a स्क्वायर जो हो या तो 3m या तो 3m+1 के रूप का होता है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात जो है यहाँ पे केस 1 में हम क्या लेंगे? r का मान 0 लेंगे। क्या लेंगे? r का मान 0 लेंगे। जब r का मान 0 लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला क्या तुमको पता होगा? a इज इक्वल टू क्या होता है? BQ+R। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? a इज इक्वल टू b की जगह पे यहाँ पे कितना है? 3 है, तो यहाँ पे डाल देंगे 3Q प्लस r की जगह पे क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, तो जब r की जगह पे 0 ले लिया तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे क्या आया? a इज इक्वल टू ओनली 3Q आया। ओनली क्या आया? 3Q आया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या आया? ओनली 3Q आया। बट हमें क्या बताना है कि किसी संख्या का वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? इधर से भी स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा a स्क्वायर, और उधर जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा 9Q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम क्या करें यहाँ पे 3 को कॉमन ले लें। ठीक है, 3 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे हम यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखिए इधर से हम क्या करते हैं? a स्क्वायर को एडिटिव लिख देते हैं और यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा 3Q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3Q स्क्वायर आ जाएगा। और हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम क्या करेंगे यहाँ पे? a स्क्वायर को एडिटिव लिख देंगे और 3 को एडिटिव लिख देंगे, और 3Q जो स्क्वायर है इसके जगह पे 3Q जो स्क्वायर है इसके जगह पे हम क्या करेंगे? इसके जगह पे हम m लिख देंगे। ठीक है, इसको m मान लेंगे। 3 के स्क्वायर को हमने क्या मान लिया था? इसको हमने m मान लिया, तो इसके जगह पे मैंने m लिख दिया। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया है? 3m आ गया है। चलिए, तो अब हम ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम एक समीकरण भी मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको हम। चलिए, अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला? केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे? जब मैंने 0 डाला तो वो आ गया है। अब केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे? r की वैल्यू को 1 लेंगे। ठीक है, r की वैल्यू को 1 लेंगे। तो केस नंबर 1 ले रहे हैं। अब केस नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम केस नंबर 2 समझाते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं? केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे? केस नंबर जो 2 है इसमें हम r की वैल्यू को क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो जब r की वैल्यू को 1 लीजिएगा तो क्या जाएगा? a इज इक्वल टू b की जगह पे 3 है तो 3Q प्लस r क्या है? r, तो r की जगह पे क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, चूंकि स्क्वायर बताना है हमको तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q+1 का स्क्वायर आ जाएगा। 3Q+1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे? इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो a की जगह पे क्या है? यहाँ पे 3Q है। आप समझ रहे होंगे a की जगह पे क्या है हमारा? यहाँ पे 3Q है, और b की जगह पे क्या है? यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे, तो आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, आपको याद होगा। तो a की जगह पे यहाँ पे कितना है? 3Q है, तो पहले हम 3Q का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 3Q का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस b की जगह पे क्या है? यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 2 a की जगह पे क्या है? यहाँ पे 3Q है, और b की जगह पे कितना है? 1 है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे आगे? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और q का जब स्क्वायर करिएगा तो q स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 3 जा 6 और q 6Q हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 2 3 6 क्यू और 1 जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर क्या निकल के आ गया, 9q² प्लस 1, 9q² प्लस 9q² प्लस 1 प्लस 6q आ गया, क्या आ गया 6q। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जो है हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो जैसे इसको हम अरेंज करेंगे, ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, क्या आया 9q² प्लस 1 प्लस 6q आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर लेते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जब इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं कि ए स्क्वायर पहले लिखते हैं, ए स्क्वायर बराबर 9q² हो गया, ठीक है, प्लस 6q को पहले लिख लेते हैं, 6q प्लस 1, ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही रहने देते हैं, और यहाँ पे इसमें से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, इस दोनों में से, इस दोनों में से जो है ना हम क्या ले लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इस दोनों में से हम 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या गया, 3 आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 3q² बच गया, और प्लस में यहाँ पे क्या बच गया, 2q बच गया, क्या बच गया, 2q बच गया, और प्लस में यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे ऐसा करें, यदि हम यहाँ पे ऐसा करें कि ए स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है, और 3 रहने देते हैं, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि यहाँ जो 3q² है, 3q² प्लस जो 2q है, इसकी जगह हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो 3m और प्लस इधर क्या बच गया, 1 बच गया। मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 3m प्लस 1 आ गया। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि ए स्क्वायर आ गया 3m प्लस 1 केस नंबर 2 में। ठीक है, तो इसको एक हम समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण आपका आ चुका है और दूसरा समीकरण मैंने यहाँ ला दिया। ठीक है, अब देखिए, अगर हम केस नंबर 3 ले, जिसमें हम आर की वैल्यू को 2 डाल दें, आर की वैल्यू को जब 2 डालेंगे, तो आर की वैल्यू को मैंने 1 डाल के आपको बता दिया है। जब मैंने आर की वैल्यू को 1 डाला, आर की वैल्यू को 0 भी डाल के बता चुके हैं, आर की वैल्यू को 1 डाल के भी बता चुके हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ये चेक कर लेते हैं कि आर की वैल्यू को जब 3 डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जब हम आर की वैल्यू को 3 लेंगे, ठीक है, जब आर की वैल्यू को जब 3 लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, देखिए, तो अब हम आर की वैल्यू को केस नंबर 3 में आर की वैल्यू को 3 लेते हैं, क्योंकि 3 होगा या नहीं होगा देख लेते हैं। 0 1 1 2 लेंगे, 2 ठीक है। केस नंबर 1 में आपको बता चुके हैं, केस नंबर 1 में 0 रख के बता चुके हैं, केस नंबर 2 में 1 रख के बता चुके हैं, केस नंबर 3 में आर की वैल्यू को 2 लेना है। ठीक है, क्या लेना है, 2। केस नंबर 3 में केस नंबर 3 लेते हैं। ठीक, क्योंकि मैंने 1 लेकर बता दिया है, तो हम क्या लेंगे, आर की वैल्यू को यहाँ पे हम 2 लेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो अब देखिए, फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए तो यही रहेगा, इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या था, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3q प्लस आर की जगह पे मैं कितना ले रहा हूँ, 2, तो यहाँ पे जाएगा 2। अब इसको आगे सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए, ए इज इक्वल टू क्या, 3q प्लस 2, और दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे तो इसमें अब सारी चीजें चेंज हो जाएगा। तब देखिए अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बदलेंगे इसको हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 ये भी मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगा 3q, ए की वैल्यू हो जाएगा 3q इंटू बी की वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, तब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर। ठीक है, क्या जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यहाँ से क्या जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस प्लस इसको सब सॉल्व कीजिएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12q हो जाएगा, 12q। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बस अरेंज कर लेंगे यहाँ से। तो जैसे हम यहाँ से अरेंज करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए थोड़ा सा बताते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इज इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम 3 को कॉमन लेंगे। ठीक है, और जब इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे, किसमें से कॉमन लेंगे दोस्तों, तो हम कॉमन लेंगे इस दोनों में से। ठीक है, इस दोनों में से 3 को कॉमन लेंगे। तो जैसे ही इसमें से 3 को कॉमन लेंगे, और एक चीज और इससे पहले हम बता दें कि 4 को हम लिख सकते हैं क्या, इस 4 को अगर हम लिखना चाहें तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो एक बार फिर से बता देते हैं। इसको हम थोड़ा सा लिख के बताते हैं। 9 क्या था, 9q स्क्वायर प्लस 12q था, और प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा,
अब यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इस तीनों में से हम क्या करेंगे, इस तीनों में से हम 3 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, हम 3 को कॉमन लेंगे। जैसे हम 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 को मैंने कॉमन ले लिया दोस्तों। अब यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से 3 को मैंने कॉमन ले लिया, अब क्या बच गया है, तो इसमें बच गया 3q स्क्वायर। क्या बच गया, 3q स्क्वायर बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, 3q स्क्वायर बच गया, प्लस प्लस यहाँ पे मैंने 3 को कॉमन किया, बच गया 4q, और प्लस इसमें से 3 को कॉमन किया, बच गया 1, और प्लस में क्या है, 1 है। ये चीज है यहाँ पे। अब आगे क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ से क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और इस पूरे के जगह पे जो है ना, यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 जो है, इसके जगह पे हम क्या मान लेंगे, हम यहाँ पे m मान लेंगे। इसके जगह क्या मान लेंगे, हम m मान लेंगे। तो यहाँ पे जाएगा 3m, और प्लस क्या था, 1 था यहाँ पे। तो अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 3m प्लस 1 आ गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये इस रूप का होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। अब इसको हम एक समीकरण मान लेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा, आपको कितना समीकरण मिल गया है, इससे पहले समीकरण नंबर 2 मिला था, और केस नंबर 1 से हमको समीकरण 1 मिला था। ठीक है, ये समीकरण हमको 1 मिला था, तो हमें 3 समीकरण मिल गए। जबकि हमें बताना क्या था कि जो हमें बताना क्या था, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो वर्ग होता है, क्वेश्चन में क्या था, इसमें जो वर्ग से रिलेटेड था। ठीक है, किससे रिलेटेड था ये क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता होगा क्वेश्चन में क्या था, हमको बताना था कि कोई भी अगर पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो वो धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो m या फिर 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो देख सकते हैं 3m और 3m प्लस 1 किस में आ रहा है, तो 3m जो है वो 3m जो है वो आ रहा था समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पे आ रहा था 3m, किस में आ रहा था, इसमें आ रहा था समीकरण 1 में आ रहा था 3m, क्योंकि ए स्क्वायर यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर रहा है, तो वह है 3m, यानी कि समीकरण 1 में आ रहा था। और किस में आ रहा था दोस्तों, समीकरण 3m आ गया, 3m प्लस 1 किस में आ रहा है, तो 3m प्लस 1 जो है वो समीकरण नंबर 2 में आ रहा है, समीकरण नंबर 2 में आ रहा है। ठीक है, और समीकरण जो 3 था उसमें क्या आया था, समीकरण नंबर 3 में क्या आया था, 3m प्लस 1 ही आया था। ठीक है, इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग है, तो वो किस रूप का है, या तो 3m के रूप का है, या तो वो 3m के रूप का है, या तो वो 3m प्लस 1 के रूप का है। ठीक है, किस रूप का है, या तो वो है 3m का रूप का है, या तो वो 3m के रूप का है, या 3m प्लस 1 के रूप का है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसी रूप का होता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों केस से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर होता है वो तो इसी रूप का होगा। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन भी है कि इस क्वेश्चन का वो करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर है, ठीक है, कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक है, अगर वो धनात्मक पूर्णांक विषम है, ठीक है, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो वो 6q के रूप का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो वो या तो 6q के रूप का होगा, या 6q प्लस 1 के रूप का होगा। ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन आपको करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो किस रूप का होता है, या तो 6q के रूप का होता है, या 6q प्लस 1 के रूप का होता है, या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। धनात्मक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक होगा वो किस रूप का होगा, 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। आपको बिल्कुल इसी अप्रोच से बनाना है, जैसे मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल वैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और मैं जब आपको क्वेश्चन दिया हूँ उस क्वेश्चन को भी आप जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको साथ ही साथ क्या करते चलना है, आपको दोस्तों एक चीज करना है, आपको जो है वो लाइक करना है जरूर दोस्तों। ठीक है अपने दोस्तों, ठीक है, तो आपको जो है एक काम करते चलना है, और वो ये करना है कि आपको जो है इस चीज को नहीं भूलना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें क्या बोला जा रहा है देखते हैं। तो आपको जो है इससे पहले जो है आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से जरूर लाइक करिए। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अभाज्य गुणनखंड की विधि से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, अभाज्य गुणनखंड विधि। और ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है दोस्तों, देखिए समझिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अभाज्य गुणनखंड विधि। और क्वेश्चन क्या है उसको समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है दोस्तों कि जो अभाज्य गुणनखंड, इसमें मतलब शून्य पर समाप्त होने वाला क्वेश्चन है, मतलब अगर कोई संख्या है तो वो 4 की पावर n के रूप का है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है जांच कीजिए कि n कोई एक संख्या है, कोई ऐसा संख्या है जो
n कोई ऐसा मान है और जिसके लिए 4 के पावर n जो है, यहाँ पे 4 के पावर n है, ऐसे लिखा हुआ है 4 के पावर n है, तो वो अंक जो है वो शून्य पर समाप्त होता है या नहीं होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि कोई भी अगर n का कोई ऐसा मान संभव है जिसके लिए 4 के पावर n, ठीक है, जिसके लिए जो है वो 4 के पावर जो n है, क्या 4 के पावर जो n है, 4 के पावर जो n है, 4 के पावर जो n है वो क्या होगा, 0 पे समाप्त हो सकता है या नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए कोई भी संख्या जो है वो 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 होगा या तो 5 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी संख्या जो है वो 0 पे तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा। 2 और 5 होना ही चाहिए, एकदम कंपलसरी है। अगर 2 और 5 नहीं होगा तो वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे संख्या जो है 4 है, संख्या क्या है यहाँ पे 4 है, ठीक है। और हम 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर हम इस 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 आएगा, मतलब 2 इंटू 2, और इसके पावर में क्या है यहाँ पे n है, क्या है n है। ये n कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा, आपको कर लेना है। ये यहाँ पे n क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो 2 इंटू 2 मतलब 2 के पावर 2 हो जाएगा, और इसके पावर में कितना है n है, ठीक है, क्या है n है। तो अब यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, अब यहाँ से क्या आएगा 2 के पावर में क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, 2 के पावर 2n आ जाएगा। अब यहाँ से समझिए, तो यहाँ जो है वो गुणनखंड के रूप में क्या है, केवल 2 उपस्थित है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो है गुणनखंड के रूप में क्या है, केवल और केवल 2 है, 5 जो है इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। जब केवल 2 ही उपस्थित है, 5 है ही नहीं है, 5 अनुपस्थित है, तो आप बोल सकते हैं कि जो इसे ये निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि 4 n के अभाज्य गुणनखंड में जो है वो 5 उपस्थित नहीं है, अतः हम बोल सकते हैं कि 4n जो है, मतलब 4 के पावर जो n है वो कभी भी n के किसी भी मान के लिए वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। कारण को पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें इसकी जो 4 जो है, इसके 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, 5 नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। और मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी संख्या जो है वो 0 पे तभी समाप्त होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या हो, 2 और हो, 2 भी हो और 5 भी हो, ठीक है, 2 भी हो और 5 भी हो, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये शून्य पर समाप्त होगा या नहीं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए इसमें क्वेश्चन में है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, संख्या है 6, 72, संख्या क्या है 6, 72, संख्या क्या है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात आपको क्या करना है, सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 6 का कर लेना है, ठीक है, 72 जो 72 उसका कर लेना है, और 120 का कर लेना है, सबका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है एक एक करके। उसके बाद आपको जो है इसको बनाना है, ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख करके इसके बाद इसको बनाना है। देखिए तो हमने क्या किया, जब अभाज्य गुणनखंड किया 6 का, जब मैंने 6 का अभाज्य गुणनखंड किया, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे, उसी प्रकार से 72 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, 72 का अभाज्य गुणन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो है 120 का 120 का भी अभाज्य गुणन कर लीजिए। देखिए दोस्तों 6 का करिएगा तो क्या आएगा 2 इंटू 3 आएगा, और इसका जब करिएगा तो 2 यानी कि 2 से 36 बार में 72, और उसके बाद जब इसको करिएगा तो क्या आएगा 2 से 18 दूनी 36, ठीक है। फिर इसको और लगा सकते हैं हम, अभी इसको और लगाएंगे तो 2 से 19 दूनी 38, और फिर 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा ये, तो इसको हम लगाएंगे 3 से, कितना लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 120 का लगा लीजिएगा, तो 120 का लगेगा तो 2 से 60 दूनी 120, फिर 2 से लगाइएगा तो 30 दूनी 160, फिर 2 से लगाइएगा तो 15 दूनी 130, और फिर आगे इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा, तो लगेगा ये आगे 3 से लगेगा 3 5 15, और फिर लास्ट लगेगा तो 5 से एक बार में लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैंने इसका अभाज्य गुणन करके बता दिया कि आपको लास्ट में कर लेना, साइड में कर लेना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आया, तो 6 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया 2 आया और 3 आया। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1, यहाँ पे पावर में है, ये 1 पावर में है। उसी प्रकार से जब 72 का करेंगे तो क्या आएगा 2 के पावर 3, यानी कि 2 जो है क्या वो है 3 वो देख सकते हैं, 2 का वो है 3 वो है, और 3 जो है वो कितना है इसमें 1 है, 3 2 है, सॉरी कितना है इसमें 3 जो है वो 2 है, देख सकते हैं 3 का वो इसमें 2 है, 3 के पावर 2 मैंने लिख दिया। उसी प्रकार से 120 में देख सकते हैं, 120 में जो है वो 2 का वो है, 2 जो है वो इसमें 3 वो है, 2 का वो इसमें 3 वो है, और जो 3 है इसमें कितना है 3 1 है, और 5 भी 1 है। तो मैंने लिखा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, इसको समझिए। जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है और जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, इसको समझिए।
देखिए जो HCF होता है वो न्यूनतम घात होता है। HCF में हम क्या लेते हैं, HCF में हम लेते हैं उन सभी गुणनखंड को लेते हैं जो सभी संख्याओं में है और उभयनिष्ठ है, कॉमन है, और उनकी न्यूनतम घात लेते हैं। क्या लेते हैं, न्यूनतम घात। देखिए सबसे पहली बात, सारे में कौन है, इसमें 2 है, और 2 का न्यूनतम घात क्या है, 2 की पावर 1, और 3 भी है सब में, देख सकते हैं 2 जो है इन सब में है, तीनों में है, और 3 भी दोनों में है, लेकिन इन सब का न्यूनतम घात लेना है। मतलब अगर इसमें से लेंगे तो क्या लेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे, ये न्यूनतम घात है, और 3 लेंगे तो 3 की पावर भी 1 लेंगे क्योंकि ये न्यूनतम घात है। तो 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 मतलब 3 हो जाएगा, तो 2 को 3 को गुना करेंगे कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो 6 है वो इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जब एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में क्या करते हैं, उन सभी गुणनखंडों को लेते हैं, 2 3 5 सारे को लेंगे, 2 3 5 को लेते हैं और उनकी अधिकतम घात को लेते हैं। सारे गुणनखंड को, जितने भी गुणनखंड है एलसीएम में सभी गुणनखंड को लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 3 5 है, तो 2 3 5 को लेंगे और सभी के अधिकतम घात को लेंगे। क्या लेंगे, अधिकतम घात को लेंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, इन सबको जब सॉल्व कीजिएगा कितना जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक, कितना जाएगा, 360। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसका जो HCF आया था वो कितना आया था, 6 आया था, और जो एलसीएम आया है वो कितना गया है, इसका एलसीएम, इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना गया है, 360 आ गया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, HCF और एलसीएम से रिलेटेड है, और इसके पिछले वीडियो में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको समझते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें है दोस्तों की जो क्वेश्चन है वो है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको जो रूट में जो संख्या दिया हुआ है उसको आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बाई कंट्राडिक्शन इसकी हेल्प से इसको हम प्रूफ करते हैं, और कैसे प्रूफ करते हैं ये आपको मैं समझाऊंगा। इससे पहले जो है आपको एक काम करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको जो है साथ ही साथ जो है आपको वीडियो को लाइक भी करते चलना है। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आपको कर लेना। ठीक है, और हंसना नहीं है। ठीक है, हंसना नहीं है। साथ ही साथ जो है वो आपको जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इसका जो है पूरी डिटेल में आपको करते चलना है। ठीक है, और दांत नहीं फाड़ना है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा था, अपरिमेय संख्या प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या को प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहेगा, तो कैसे करिएगा, देखिए सबसे पहली बात, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा तो क्या करना है, देखिए √5 को प्रूफ करना है। √5 जो है वो क्या अपरिमेय संख्या, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो √5 है, ये जो √5 है ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या है, इसमें √5 जो है, जो √5 है एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूफ करना है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ, तो जो संख्या दिया रहेगा जिसको हमको प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लेंगे। क्या कर लेंगे, उसको हम उल्टा मान लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हम सिंपली इसको हम उल्टा मान लेंगे। तो हम मानेंगे, माना कि √5, माना कि √5 क्या है, एक यहाँ पे अपरिमेय हमको प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे परिमेय मान लेंगे। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये, परिमेय संख्या, ये मैंने इसको मान लिया है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब ये परिमेय संख्या है, जब ये √5 परिमेय संख्या है दोस्तों, तब वो क्लियर हो जाना चाहिए कि हम √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये परिमेय संख्या है √5, इसका मतलब इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि √5 = p/q हो सकता है। अब अगर हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, जहां पे यहाँ पे p और q जो दोनों है ये को प्राइम है। p और q यहाँ पे जो दोनों है, ये जो p और q है, जहां यहाँ लिखना पड़ेगा, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये, सह अभाज्य संख्या है, यानी कि को प्राइम है। ये क्या ऐसा है, ये को प्राइम नंबर है। कैसा प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखिए जो p और q है ये हमने मान लिया, √5 बराबर p और q हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो चलिए स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ, यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो उधर क्या था, √5 था, इधर क्या था, √5 था, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। उधर क्या था, p/q था, तो मतलब p का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और नीचे q था तो q का भी स्क्वायर करना पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, √5 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। उधर p का स्क्वायर हो गया और नीचे आ गया क्या, q का स्क्वायर। ठीक है, p का स्क्वायर बटा में क्या आ गया, q का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से समझिए इसका मतलब क्या हुआ, p² = क्या आ गया, यहाँ पे क्या गया, 5 = क्या गया है, p² आ गया है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, p² को रहने दें और इस 5 को उधर ले जाए। ठीक है, मतलब p² = हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5q² लिख सकते हैं। p² = क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे p² को रहने देते हैं, p² को एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं 5
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर को उधर रहने दिए हैं, क्यू स्क्वायर को इधर बिठा दिए, इधर बराबर किस तरह बिठा दिए, ठीक है। तो यहां से क्या गया 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गया यहाँ पे पी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे समझिए पी स्क्वायर जो है उसका मान क्या है 5 क्यू स्क्वायर। इसका मतलब जो पी स्क्वायर है, जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो पी स्क्वायर है, यहाँ पे जो पी स्क्वायर है वो क्या हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है। पी स्क्वायर किससे विभाजित होगा 5 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 5 वैसे मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए एक थ्योरम होता है, एक क्या होता है थ्योरम होता है, थ्योरम आप पढ़े होंगे कि अगर कोई अभाज्य संख्या है, जैसे यहाँ पे पी की अभाज्य संख्या है, तो अगर कोई अभाज्य संख्या है पी, अगर वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, पी जो है वो किसको विभाजित करता है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो पी जो है वो ए को भी विभाजित करेगा। ये एक थ्योरम होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो अगर कोई संख्या है, अगर कोई पी अभाज्य संख्या है, अगर कोई पी जो है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है, अगर पी जो है वो क्या है एक अभाज्य संख्या है, पी क्या है एक अभाज्य संख्या है, और अगर वो किसी संख्या दूसरी संख्या जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को ये क्या करता है विभाजित करता है, डिवाइड करता है, ठीक है, क्या करता है ये विभाजित करता है यानी कि डिवाइड करता है। तो शायद जाहिर सी बात है कि ये जो पी है वो ए को भी डिवाइड करेगा, ए को भी भाग लगाएगा, ठीक है। तो यहां से समझिए क्योंकि पी जो है वो 5 से विभाजित होता है, यहाँ पे समझिए जो पी जो है यहाँ पे इस प्रकार से इसी कंसेप्ट को लगाएंगे कि जो पी है वो यहाँ पे जो पी होगा, यहाँ पे जो पी होगा, ये वाला जो पी होगा ये क्या हो रहा है 5 से डिवाइड होगा। तो चूंकि पी जो है वो 5 से विभाजित होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे चूंकि चूंकि पी पी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि पी जो है किससे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि पी जो है पी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, पी 5 से विभाजित होता है, क्योंकि पी जो है 5 से विभाजित होता है, ठीक है, पी जो है वो 5 से क्या होता है विभाजित होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं पी को लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू 5k1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है पी जो है किसे हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं P इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5k1 लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5k1 लिख सकते हैं, जहाँ पे k1 क्या है पूर्णांक है, यहाँ पे k1 क्या है, जहाँ k1 क्या है एक पूर्णांक है, ठीक है, k1 क्या है एक पूर्णांक है, एक k1 क्या है यहाँ पे एक पूर्णांक है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे k1 क्या है पूर्णांक है। अब इस मान को हम क्या करेंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू जो 5k स्क्वायर था यहाँ पे समझिए यहाँ पे जो पी स्क्वायर इज इक्वल टू जो 5k स्क्वायर था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे जो ये था ना ये वाला पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो था क्वेश्चन में 5q स्क्वायर, इसमें डालेंगे, ठीक है, इसी में डालेंगे। तो इसको फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, चाहे इसी में डाल देते हैं डायरेक्टली, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 5k स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 5q स्क्वायर, ठीक है, ये था पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसमें हम इस मान को रखेंगे, किसको रखेंगे p इज इक्वल टू 5k1 को रखेंगे, तो इसमें हम p इज इक्वल टू 5k1 को रखेंगे, p की जगह पे 5k1 को रखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा p की जगह पे क्या डालना है 5k1 डालना है, तो p की जगह पे डालेंगे 5k1 इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, ये हो जाएगा 5q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ से क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और k1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा ये 5 से ये 25 कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 5k1 का स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से समझ गए होंगे कि क्यू स्क्वायर का जो मान आया है वो क्या आया है 5k1 का स्क्वायर आ गया है, जो क्यू स्क्वायर का जो मान आया यहाँ से जो क्यू स्क्वायर का जो मान आया वो क्या आया 5k1 का स्क्वायर आ गया, 5k1 का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाजित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं कि क्यू स्क्वायर जो किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। तो अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो क्यू भी 5 से डिवाइड होगा। अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर जो है यहाँ पे क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो क्यू होगा, ये जो क्यू होगा क्यू से भी डिवाइड होगा, ये थ्योरम होता है क्यू से भी डिवाइड होगा। क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा यानी कि क्यू भी जो है वो 5 से डिवाइड होगा। तो यही सिंपल सी बात है दोस्तों, यही जो है कंट्राडिक्शन है, क्योंकि ये क्या है कंट्राडिक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि जो p इज इक्वल टू जो 5k1 था और जो समीकरण एक जो समीकरण था p इज इक्वल टू 5k1 और दूसरा जो समीकरण था q इज इक्वल टू 5k2, इससे स्पष्ट होता है कि जो p और q जो है वो दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। p और q जो है दोनों में क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और ये हमारी शुरुआती का जो कंट्राडिक्शन जो मान के हम चले थे p और q जो है वो एक अभाज्य संख्या है, जो कि वो गलत हो गया, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, जो हमारी जो कल्पना थी, जो हम मान करके चले थे वो क्या माने थे गलत मान लिए थे। अतः हम यहाँ लिखेंगे रूट एक
√5 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में, अतः √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसके पीछे जो मैंने आपको रीजन बताया वो आपको जरूर मेंशन करना है, मैंने आपको बोल करके बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से कंट्राडिक्शन की हेल्प से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसको समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये सिंगल टाइप का क्वेश्चन था, सिंगल टर्म में क्वेश्चन था, जिसमें आपको केवल और केवल ये प्रूफ करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला जो है वो कंबाइंड फॉर्म में रह सकता है, जैसे आप आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि जो 3√5 है, ठीक है, इसमें क्या प्रूफ करना है कि जो 3 + 2√5 है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, 3 जो स्क्वायर रूट है इसको मानेंगे, तो स्क्वायर रूट जो है यहाँ पे रूट में है 3 + 2√5, 3 + 2√5, 3 + 2√5 है, तो 3 + 2√5, तो इसका उल्टा हम मान लेंगे। यहाँ पे अपरिमेय प्रूफ करना है तो इसको हम परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लिया हमने, माना कि जो 3 + 2√5 है ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या, ठीक है। कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या, इसका मतलब इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 2√5 = क्या लिख सकते हैं, p/q, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पे p और q जो होगा क्या होगा, सभाज्य संख्या होगा। यहाँ पे p और q जो है, यहाँ जो p और q है, p तथा जो q है, p तथा q एक क्या है, को प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है ये, को प्राइम, यानी कि सभाज्य संख्या, को प्राइम है, ठीक है। कैसा संख्या ये, को प्राइम संख्या, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इसका मतलब q जो है वो यहाँ पे एक ही और है। अगर कोई संख्या जो है परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो यानी कि यहाँ पे जो q है, जो नीचे वाला जो संख्या है q, ये q भी 0 नहीं होना चाहिए। ये भी एक कंसेप्ट है, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो q यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो अपरिमेय है, अपरिमेय √5 को हम क्या करेंगे, समीकरण के एक तरफ को अलग कर लेंगे, ठीक है। जो √5 है इसको हम एक तरफ अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 2√5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2√5 = p/q और -3 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें आ जाएगा 2√5, ये एडिटिव हो जाएगा, और p/q ये रह जाएगा, और यहाँ पे जो +3 था वो उधर चला जाएगा, तो मतलब -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जब, तो क्या जाएगा, 2√5 = 5/q -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब इसके बटा में क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे q और 1 का एलसीएम करेंगे तो q आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे q से q कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे p, यहाँ p और -1 × q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3q, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, तो p - 3q आ गया, p - 3q, और नीचे में क्या है, q है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 2√5 है, 2√5 इसकी वैल्यू क्या गया है, p - 3q, और बटा में क्या है, q है, ठीक है। बटा में क्या है, q है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखा जाए, तो अगर हम इस 2 को भी हटा दें, इस 2 को भी अगर हम हटा दें, तो केवल √5 लिखे, तो 2 जो है मल्टीप्लाई में है, उधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब क्या जाएगा, p - 3q, क्या जाएगा, p - 3q, और नीचे में जो q पहले से है, और उसके साथ में ये जो 2 था, ये वाला जो 2 था, ये 2 कहाँ चला गया, इधर डिवाइड में चला गया, 2q हो गया, क्या हो गया, 2q हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो √5 है, और इधर जो है वो किस रूप में है, p - 3q, मतलब समझ सकते हैं कि ऊपर में जो भी आएगा वो p आएगा, नीचे में जो भी आएगा वो q आएगा, मतलब यहाँ पे p/q के रूप में है। और √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ये भी एक कंट्राडिक्शन ही यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक कंट्राडिक्शन ही यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो है 3 + 2√5 जो है वो क्या प्रकार का अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। p - 3q/2q अगर हम करते हैं, p - 3q/2q करते हैं, तो एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह जो है पूर्णांकों के जोड़ है, ठीक है, और घटाव और भाग से संबंधित है। तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या ही आएगा, क्योंकि समीकरण 1 में जो है वो √5 जो है वो क्या था, एक अपरिमेय संख्या था, जो कि मैंने इसके पीछे करवाया था। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या के बराबर जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, यह असंभव है, क्योंकि यहाँ पे √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ जो है p - 3 को करेंगे तो ये एक जोड़ घटा वाली बात है, और नीचे जो है भाग करना है, तो मतलब ये सब करने के बाद जो है एक परिमेय संख्या ही आएगा। तो ये अपरिमेय और ये परिमेय आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो 3 + 2√5 है, 3 + 2√5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। ये आई होप ये भी क्वेश्चन को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत आवृत्ति के होंगे, और अगर जो शांत है उनके दशमलव प्रसार को लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन को आपको समझना बहुत बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, फिर समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। देखिए शर्त क्या होता है, शर्त क्या होता है, अगर कोई दशमलव प्रसार शांत है तो सबका वो शांत होगा। देखिए कोई भी परिमेय संख्या है पी बटा क्यू के रूप का है, तो अगर वो प्रसार शांत होगा, कभी कब होगा शांत, यानी कि जब नीचे जो है, नीचे क्या लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, तो जो हर में होगा क्यू, उस क्यू का भाज्य गुणनखंड जो है वो 2 के पावर n के रूप का होगा या फिर 5 के पावर m के रूप का होगा। अगर इस रूप का है तो वो शांत होगा, वरना वो शांत नहीं होगा। यहाँ पे n और m क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या होता है। यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड होता है, जैसे 3 हो गया या 7 हो गया या 13 हो गया, इस प्रकार का अगर दिखाई देगा 2 और 3, 2 और 5 के अलावा, तो वो अशांत आवृत्ति का होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है 13 बटा 3125 क्या है, 13 बटा 3125, इसको बताना है कि ये जो है वो शांत है या अशांत है। ठीक है, तो क्या है 13 बटा 3125, यानी कि हम क्या करेंगे, सिंपली नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और कुछ नहीं करना है। तो अगर हम नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, नीचे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 3125 लिखा हुआ है, तो हम ऐसे करेंगे कि 13 को लिख लेंगे और 3125 को लिख लेंगे। ठीक है, 13 ये क्वेश्चन था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 13 तो पॉजिटिव है और 3125 का जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 जो है वो 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा, यहाँ पे 5 जो है वो 5 बार आने वाला है। 3125 का जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 5 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 13 के पावर 5, 13 बटा 5 के पावर में 5 लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको खुद ऑब्जर्व करना है, क्योंकि यहाँ जो है वो किस रूप का है, 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप का है या केवल 5 के पावर m के रूप का है। तो ये जो है 5 के पावर m के रूप का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो हर है, यहाँ हर में क्या है, यहाँ पे हर में कितना था, 3125 था। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड, 3125 का जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर m के रूप का है, 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो दशमलव, ये जो परिमेय संख्या दिया हुआ 31 बटा 13 बटा 3125, कितना लिखा हुआ था, 13 बटा 3125, इसका जो दशमलव प्रसार होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, तो शांत होने वाला है। दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, शांत होने वाला है। कैसा होने वाला है, शांत होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन है जो कि आपको करना है और समझना है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 17 बटा 8, तो आपको पता चला होगा 17 बटा 8 का क्या होगा। अगर हम 17 बटा 8 का में 8 नीचे वाले का भाज्य गुणनखंड करना है बस। ठीक है, तो अगर हम 17 बटा 8 में 8 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है, अगर हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 17 तो एडिटिव लिखा जाएगा, 8 का जब अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 3 बार लिखा जाएगा। मतलब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 17, ऊपर में क्या आएगा 17 और नीचे में जाएगा 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 यानी कि 2 के पावर n के रूप का है। तो जब ये 2 के पावर n के रूप का है मतलब ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको 64 बटा 455 ये बताना है आपको कि ये शांत होगा या अशांत होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि 64 बटा 455 जो है वो शांत होगा या अशांत होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, और ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है और ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क ही है। ये समझिए कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, पीछे जो कंसेप्ट बताया है कि कब वो शांत होगा कब वो अशांत होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। आपको करना क्या है, इसको क्वेश्चन जो है वो नोट करना है और इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताया कि 15 बटा 1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा, और यदि शांत है तो दशमलव प्रसार उसका लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताया कि 29 बटा 343, ठीक है, क्या है 29 बटा 343 का बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होने वाला है वो शांत होगा या अशांत आवृत्ति का होगा। और एक क्वेश्चन और आपके लिए 3 क्वेश्चन में लाया हूं कि 35 बटा 50 का दशमलव प्रसार आपको बताना है। ठीक है, 35 बटा 50 का दशमलव प्रसार बताना है कि शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के बियॉन्ड आपके जितना भी मैंने बताया है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाला है। पूरा चैप्टर जो है रियल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, रियल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा वो इसी में से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि रियल नंबर जो चैप्टर है, आपका पहला नंबर जो चैप्टर है, उससे क्वेश्चन जो भाई जब भी आएगा तो इसी से आएगा।
ठीक है, क्योंकि मैंने इसी में आपको पूरे टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस जो है मैं आपको करवा दिया हूँ। तो आपको जब भी देखना है इसको पूरा देखना है, पूरा रिवीजन कर लेना है, ताकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो है ये पूरा वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, और जाते जाते एक ही चीज है, आपको साथ में जो है दोस्तों क्या कर लेना है, यहाँ पे क्या कर देना है, लाइक, और साथ में जो है कमेंट में बताना है कि आपको जो है समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ये जी आपको करना जरूरी है, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो है वीडियो आपको लिए बनता रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और बने रहे हमारे साथ। ठीक है,